जेईई और बोर्ड्स के सबसे जरूरी चैप्टर्स में से एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी परमाणु की संरचना का एक मास्टर रिवीजन करने वाले हैं। बिल्कुल। और अगले कुछ मिनटों में हम इस चैप्टर के हर कोने को एक्सप्लोर करेंगे, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से लेकर क्वांटम नंबर्स तक, और बोर मॉडल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जो सबसे मुश्किल पेज होते हैं, हम सब कुछ कवर करेंगे। हमारा लक्ष्य एक ही है कि इस सेशन के बाद इस टॉपिक से आने वाला कोई भी सवाल, चाहे वो कितना भी घुमा कर पूछा जाए, आप पूरे कॉन्फिडेंस से सॉल्व कर सकें और पूरे मार्क्स ला सकें। तो चलिए इस बेहद जरूरी टॉपिक की गहराई से पड़ताल शुरू करते हैं। मैम, चैप्टर की शुरुआत होती है लाइट के नेचर से, जो हमेशा से एक पहेली रही है। कभी लगता है वो एक वेव यानी तरंग है, और कभी लगता है कि वो एक पार्टिकल यानी कण है। हाँ, तो ये कंफ्यूजन क्यों है? ये एक बेहतरीन सवाल है और यहीं से मॉडर्न फिजिक्स की शुरुआत होती है। इसी को हम कहते हैं लाइट का डुअल नेचर। कुछ चीजें जैसे इंटरफेरेंस वो साबित करती हैं कि लाइट एक वेव है। ओके। लेकिन कुछ घटनाएं जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उसे आप वेव मानकर समझा ही नहीं सकते। तो उनको समझाने के लिए मैक्स प्लैंक ने एक क्रांतिकारी आइडिया दिया। प्लैंक की इक्वेशन? हाँ, प्लैंक की इक्वेशन E = hν या फिर E = hc/λ। और यहीं पर वो एक शॉर्टकट आता है जो स्टूडेंट्स का बहुत बहुत समय बचाता है। एग्जैक्टली। स्टूडेंट्स एक वैल्यू हमेशा याद रखें जो आपकी कैलकुलेशन को रॉकेट की स्पीड दे देगी। हाँ। hc की वैल्यू लगभग 1240 eV नैनोमीटर होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर? हाँ, जब भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और वेवलेंथ नैनोमीटर में हो, सीधे इस वैल्यू का इस्तेमाल करें। ठीक है। इससे जुड़े दो और छोटे फॉर्मूला हैं। एक तो फोटोन का मोमेंटम P = h/λ और एक है वेव नंबर v⁻, जो बस 1/λ होता है। एनर्जी की बात हो रही है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ऑर्डर भी बहुत पूछा जाता है। हाँ, उसे एनर्जी के घटते क्रम में याद रखना जरूरी है। सबसे ज्यादा एनर्जी वाली गामा रेज, फिर एक्स-रेज, यूवी। बिल्कुल, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स और सबसे कम एनर्जी वाली रेडियो वेव्स। ठीक है, तो अब आते हैं उस टॉपिक पर जिसने आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज दिलाया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हाँ, इसकी मेन इक्वेशन है hν = phi + ke max। लेकिन मैम, स्टूडेंट सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी में। अगर हम ज्यादा तेज रोशनी डालें तो क्या इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाएगी? बहुत अच्छा सवाल है और ये इस टॉपिक का सबसे बड़ा पेच यानी ट्रैप है। इसे एक एनालॉजी से समझते हैं। ओके। मान लीजिए एक कांच की खिड़की है जिसे तोड़ने के लिए एक खास एनर्जी की जरूरत है। ये एनर्जी है वर्क फंक्शन फाई। ठीक है। अब आप उस पे पत्थर फेंक रहे हैं। आपके पत्थर की एनर्जी है hν। अगर आप हल्के हल्के पत्थर फेंकते हैं, मतलब लो फ्रीक्वेंसी वाले, तो आप चाहे एक पत्थर फेंकें या 1000, मतलब लो इंटेंसिटी हो या हाई इंटेंसिटी, खिड़की नहीं टूटेगी, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। अच्छा, मतलब जब तक फोटोन के पास कम से कम वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी ना हो तब तक कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। और जैसे आप एक भारी पत्थर फेंकते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी वाला, जिसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है, तो खिड़की टूट जाएगी, मतलब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। और जो बची हुई एनर्जी है वो पत्थर के टुकड़ों की काइनेटिक एनर्जी यानी ke max बन जाएगी। और अगर हम ऐसे कई भारी पत्थर फेंके, मतलब हाई इंटेंसिटी, तो कई जगह से खिड़की टूटेगी, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, लेकिन हर टुकड़े की मैक्सिमम एनर्जी उतनी ही रहेगी। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी न्यू तय करती है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। हाँ, और इंटेंसिटी तय करती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यही इसका सार है। और स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्या रोल है? स्टॉपिंग पोटेंशियल वो नेगेटिव वोल्टेज है जो सबसे तेज इलेक्ट्रॉन को भी रोकते। अब क्योंकि ये एनर्जी पर निर्भर करता है, इसलिए ये भी सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है, इंटेंसिटी पर नहीं। ओके, तो नीट में इंटेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी पर डायरेक्ट सवाल आते होंगे। हाँ, और जेईई एडवांस्ड में ke वर्सेस न्यू ग्राफ पर, जिसका स्लोप प्लैंक कांस्टेंट यानी h होता है। तो प्लैंक के इस आइडिया ने कि एनर्जी छोटे छोटे पैकेट्स में आती है, एटम को समझने में कैसे मदद की? यहीं पर नील्स बोर की एंट्री होती है ना? एकदम सही। रदरफोर्ड का मॉडल ये नहीं समझा पाया था कि एटम स्टेबल क्यों है। बोहर ने प्लैंक के क्वांटम थ्योरी को एटम पर लगाया और एक नया मॉडल दिया। लेकिन यहाँ सबसे पहली और जरूरी बात याद रखनी है, बोहर का मॉडल यूनिवर्सल नहीं है। अच्छा। ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स पर ही लागू होता है,
जैसे हाइड्रोजन H ही प्लस Li2+। मतलब हम इसे हीलियम एटम He पर भी नहीं लगा सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और बोहर का मॉडल इलेक्ट्रॉन के बीच के रिपल्शन को हैंडल नहीं कर सकता। ये इसका सबसे बड़ा लिमिटेशन और सबसे बड़ा एग्जाम ट्रैप है। समझ गया। अब आते हैं इसके 3 गोल्डन फॉर्मूलाज पर। रेडियस Rn is equal to 0.529 into n square z angstrom. Velocity Vn is equal to 2.18 into 10 to the power 6 into Zn ms. और energy En is equal to minus 13.6 into z square n square ev. इस एनर्जी फॉर्मूला में ये जो नेगेटिव साइन है, ये अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है। इसका क्या मतलब है? ये नेगेटिव साइन बहुत जरूरी है। ये दिखाता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से बंधा हुआ है, मतलब एक बाउंड स्टेट में है। ओके, उसकी एनर्जी 0 से कम है। हाँ, अगर आप उसे एटम से बाहर निकालना चाहते हैं, मतलब n इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर ले जाना चाहते हैं, तो आपको उसे प्लस 13.6 eV एनर्जी देनी होगी ताकि टोटल एनर्जी 0 हो जाए। और एनर्जी के आपसी संबंधों पर भी सवाल आते हैं? हाँ, सीधे सवाल आते हैं। काइनेटिक एनर्जी होती है माइनस ऑफ टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होती है ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। ठीक है। बोहर के मॉडल की सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि इसने उस पहेली को सुलझा दिया जिसे साइंटिस्ट सालों से नहीं समझ पा रहे थे, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम। हाँ, कि जब हाइड्रोजन गैस से लाइट पास होती है तो हमें सिर्फ कुछ खास रंग की लाइनें ही क्यों दिखती हैं? पूरा सतरंगी स्पेक्ट्रम क्यों नहीं दिखता? क्योंकि बोहर के मुताबिक इलेक्ट्रॉन सिर्फ फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स में ही रह सकता है। जब वो ऊंचे लेवल N2 से नीचे के लेवल N1 में कूदता है तो वो एक फिक्स्ड एनर्जी का फोटॉन निकालता है और उसी से हमें एक फिक्स्ड वेवलेंथ की लाइन दिखती है। बिल्कुल। इस वेवलेंथ को निकालने का मास्टर फॉर्मूला है रिडबर्ग फॉर्मूला। 1/λ is equal to Rz², 1/n1² minus 1/n2²। और इसी में अलग अलग सीरीज आती हैं, जैसे लाइमन, बामा। उन्हें कैसे पहचाने? ये बहुत आसान है। सब कुछ N1 पर निर्भर करता है, यानी इलेक्ट्रॉन फाइनली किस शेल में आ रहा है। ओके। अगर N1 is equal to 1 है तो ये लाइमन सीरीज है जो UV रीजन में होती है। अगर N1 is equal to 2 है तो ये बामर सीरीज है, ये विजिबल रीजन में होती है। ये सबसे खास है क्योंकि इसे हम देख सकते हैं। और बाकी सब? और अगर N1 is equal to 3, 4 या 5 है तो ये क्रमशः पास्चन, ब्रैकेट और फंड सीरीज है और ये सब इंफ्रारेड रीजन में आती हैं। इसमें एक और कंफ्यूजन होता है मैम। सवाल पूछता है मैक्सिमम वेवलेंथ या सीरीज लिमिट निकालो। इसका क्या मतलब है? ये एक बहुत कॉमन ट्रैप है। बस याद रखें, एनर्जी और वेवलेंथ उल्टे होते हैं। इज इक्वल टू hc⁴? हाँ, तो मैक्सिमम वेवलेंथ का मतलब है मिनिमम एनर्जी। ये तब होगा जब एनर्जी गैप सबसे छोटा हो, मतलब इलेक्ट्रॉन ठीक ऊपर वाले लेवल से कूदे। N2 is equal to N1+1। इसे सीरीज की पहली लाइन भी कहते हैं। बिल्कुल। और मिनिमम वेवलेंथ का मतलब है मैक्सिमम एनर्जी। ये तब होगा जब एनर्जी गैप सबसे बड़ा हो, मतलब इलेक्ट्रॉन अनंत से कूदे। N2 is equal to infinity। इसे सीरीज लिमिट कहते हैं। तो बोर का मॉडल जबरदस्त था, पर वो इलेक्ट्रॉन को सिर्फ एक पार्टिकल मान रहा था जो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमता है। लेकिन हम पहले ही देख चुके हैं कि लाइट का डुअल नेचर होता है। तो क्या यहाँ कोई कनेक्शन है? बिल्कुल है। यहीं पर डी ब्रॉगली ने एक क्रांतिकारी सवाल पूछा। अगर एक वेव जैसे लाइट पार्टिकल की तरह व्यवहार कर सकती है, तो क्या एक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन भी वेव की तरह व्यवहार कर सकता है? और जवाब था हाँ। उन्होंने कहा कि हर मूविंग पार्टिकल के साथ एक वेव जुड़ी होती है जिसकी वेवलेंथ होती है लैम्डा इज इक्वल टू hmv। मतलब एक चलती हुई क्रिकेट बॉल की भी वेवलेंथ होती है? टेक्निकली हाँ होती है, लेकिन क्रिकेट बॉल का मास इतना ज्यादा होता है कि उसकी वेवलेंथ इतनी छोटी आती है कि उसे मापा ही नहीं जा सकता। अच्छा। इसीलिए डी ब्रॉगली का कॉन्सेप्ट सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए महत्वपूर्ण है। इसके लिए भी कोई शॉर्टकट है? हाँ, इलेक्ट्रॉन के लिए एक बहुत काम का शॉर्टकट फॉर्मूला है। लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 12.27 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ v, जहां v एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है। और अगर इलेक्ट्रॉन एक वेव है तो फिर हम उसकी फिक्स्ड पोजीशन और रास्ते की बात कैसे कर सकते हैं? जैसा बोर ने कहा था, एक वेव तो फैली हुई होती है। प्रिसाइसली, आपने अगले टॉपिक की नींव रख दी है, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। डेल्टा x डेल्टा p ग्रेटर देन h4 पाई।
सही। इसका गहरा मतलब ये है कि आप किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम को एक ही समय पर पूरी सटीकता से नहीं जान सकते। ये फिजिक्स की एक फंडामेंटल लिमिट है। तो हाइजेनबर्ग ने बोर के फिक्स्ड ऑर्बिट के आइडिया को गलत साबित कर दिया। तो फिर इलेक्ट्रॉन का एटम में पता क्या है? हम उसे कैसे लोकेट करते हैं? बहुत बढ़िया सवाल। अब हम ऑर्बिट की बात नहीं करते, हम ऑर्बिटल की बात करते हैं। ऑर्बिटल वो 3D स्पेस है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। और इसका पता हमें मिलता है क्वांटम नंबर्स से। हाँ, 4 क्वांटम नंबर्स से इन्हें इलेक्ट्रॉन का एड्रेस समझ सकते हैं। एड्रेस, ये एनालॉजी इंटरेस्टिंग है। हाँ, देखिए, पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। ये है शहर, ये शेल और एनर्जी लेवल बताता है। 1 2 3। बिल्कुल। दूसरा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर l। ये है मोहल्ला, ये ऑर्बिटल की शेप बताता है। l = 0 से n-1 तक। जैसे l = 0 मतलब s ऑर्बिटल जो स्फेरिकल है। करेक्ट। तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml। ये है मकान नंबर, ये स्पेस में ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन बताता है। और चौथा स्पिन क्वांटम नंबर ms। ये बताता है उस घर में रहने वाला इंसान क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। +½ या -½ एकदम सही। इस एड्रेस सिस्टम से ही जुड़ा है नोड्स का कॉन्सेप्ट, जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। बिल्कुल। टोटल नोड्स का सिंपल फॉर्मूला है n-1। इसमें से एंगुलर नोड्स होते हैं l के बराबर और रेडियल नोड्स होते हैं n-l-1। इस पर सीधे फॉर्मूला बेस्ड सवाल आते हैं। मैम, एक और जगह बहुत कंफ्यूजन होता है, एंगुलर मोमेंटम। बोर का भी एक फॉर्मूला था और यहाँ भी एक है। ये एक मास्टर ट्रैप है, इन्हें मिक्स मत कीजिए। बोहर का फॉर्मूला L = NH2π एक 2D ऑर्बिट के लिए था। वो क्वांटाइज्ड था लेकिन गलत था। तो सही फॉर्मूला क्या है? क्वांटम मैकेनिक्स का सही फॉर्मूला ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए है L = √LL+1 H2π। दोनों में n और l का फर्क है। ठीक है, तो अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन का एड्रेस सिस्टम है। अब सवाल यह है कि अलग-अलग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को भरा कैसे जाता है? इसके क्या नियम है? इसके 3 बुनियादी नियम हैं। पहला है ऑफ बाउ प्रिंसिपल, जो कहता है कि इलेक्ट्रॉन पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में भरते हैं। N+L रूल से। हाँ, N+L रूल से एनर्जी का ऑर्डर तय होता है। दूसरा है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये कहता है कि एक एटम में किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। एड्रेस यूनिक होना चाहिए। बिल्कुल। और तीसरा है हुंड्स रूल, जो कहता है कि एक ही एनर्जी के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पहले अकेले अकेले भरते हैं, उसके बाद ही उनकी पेयरिंग शुरू होती है। और इसी से जुड़ा है स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट कि हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड सबशेल्स ज्यादा स्टेबल होते हैं। पर ऐसा क्यों होता है? इसका जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो है एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी? हाँ, इसका सरल मतलब है कि जब एक जैसे ऑर्बिटल्स में एक ही स्पिन वाले कई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो आपस में अपनी जगह बदल सकते हैं, मतलब एक्सचेंज कर सकते हैं। जितनी ज्यादा अदला बदली के मौके होते हैं उतनी एनर्जी रिलीज होती है और सिस्टम उतना ही स्टेबल हो जाता है। अच्छा, इसीलिए D5 कॉन्फ़िगरेशन D4 से ज्यादा स्टेबल है। बिल्कुल। और इसी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की वजह से केमिस्ट्री के 2 सबसे मशहूर अपवाद आते हैं, क्रोमियम और कॉपर। हाँ, ये तो सबको याद रहते हैं। क्रोमियम, जिसका एटॉमिक नंबर 24 है, वो 3d4 4s2 की जगह R 3d5 4s1 बन जाता है। और कॉपर 29, वो 3d9 4s2 की जगह R 3d10 4s1 बन जाता है। अब आते हैं उस ट्रैप पर जो सच में वेरी हाई PYQ जोन है, आयनों का कॉन्फ़िगरेशन। मान लीजिए हमें आयरन Fe से Fe2+ बनाना है। Fe का कॉन्फ़िगरेशन है R 3d6 4s2। आखिरी इलेक्ट्रॉन तो 3D में भरा गया था, तो क्या इलेक्ट्रॉन 3D से ही निकलेगा? ये सबसे बड़ी गलती है जो स्टूडेंट्स करते हैं। नहीं, नियम याद रखें, इलेक्ट्रॉन हमेशा सबसे भारी शेल से निकलता है, मतलब हाईएस्ट n वैल्यू से। आयरन के केस में बाहरी शेल n = 4 है, जबकि 3D तो अंदर का n = 3 शेल है। एग्जैक्टली। इसलिए इलेक्ट्रॉन 4s से निकलेंगे, 3D से नहीं। तो Fe2+ का सही कॉन्फ़िगरेशन होगा R 3d6 न कि R 3d4 4s2। ये पॉइंट बहुत जरूरी है। आखिर में एक छोटा लेकिन जरूरी टॉपिक है मोज़ले का नियम। √V = AZ - B।
इस एक छोटे से नियम ने केमिस्ट्री की दुनिया बदल दी। इसने पहली बार ये साबित किया कि किसी भी एलिमेंट की फंडामेंटल प्रॉपर्टी उसका एटॉमिक मास नहीं, बल्कि उसका एटॉमिक नंबर है। हाँ, और इसी के बाद पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक नंबर के आधार पर अरेंज किया गया। चलिए, तो इस पूरे चैप्टर को समेटने के लिए टॉप 3 मास्टर ट्रैप्स को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जरूर। मास्टर ट्रैप 1, एंगुलर मोमेंटम। बोहर के ऑर्बिट का L = NH2π है, जबकि क्वांटम मैकेनिक्स के ऑर्बिटल का L = √L L+1 H2π है। इन्हें कभी मिक्स न करें। मास्टर ट्रैप 2, स्पेक्ट्रल लाइंस। अगर इलेक्ट्रॉन nv लेवल से ग्राउंड स्टेट में आता है तो अधिकतम निकलने वाली लाइंस की संख्या का फॉर्मूला है n(n-1) 2। और मास्टर ट्रैप 3, इंटेंसिटी बनाम फ्रीक्वेंसी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट की इंटेंसिटी सिर्फ निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बढ़ाती है, जबकि लाइट की फ्रीक्वेंसी उन इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाती है। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एक क्विक लेकिन कंप्लीट रिवीजन। हमने सभी जरूरी फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट्स और उन गलतियों को कवर किया है जिनसे आपको एग्जाम में बचना है। ये सोचना कितना फैसिनेटिंग है कि जो 2 सबसे मशहूर अपवाद हमने पढ़े, क्रोमियम और कॉपर, वो सिर्फ किताबों के उदाहरण नहीं है। यही वो मेटल्स हैं जिनकी अनोखी स्टेबिलिटी, जो इन क्वांटम नियमों से आती है, उन्हें वो गुण देती है जो हमारी दुनिया को चलाती है। क्रोमियम की स्टेबिलिटी उसे स्टेनलेस स्टील में जंग से लड़ने की ताकत देती है, और कॉपर की स्टेबिलिटी उसे इलेक्ट्रिकल वायरिंग के लिए सबसे बेहतरीन मटेरियल बनाती है। बहुत अच्छा पॉइंट है। प्रकृति खुद इन क्वांटम नियमों को प्राथमिकता देती है। अगर ये लेक्चर आपके लिए फायदेमंद था तो 60 सेकंड्स एकेडमी को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आप अगला टॉपिक कौन सा चाहते हैं। ऑल द बेस्ट।